ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। रात के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं सटीक खबरों का शो जनहित। आज खबरों की शुरुआत सेटिंग से करने जा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि सेटिंग इस दुनिया की पहली शर्त है, हर सफलता का सार मतलब सेटिंग, क्योंकि बिना सेटिंग ना घर गृहस्थी सफल है, ना बिजनेस और ना ही सियासत। सियासत तो कुल जमा खेल ही सेटिंग का हो चला है। तो आज देश में 2 बड़ी सेटिंग हो गई। बिहार में एनडीए का सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे, इसमें कोई शक नहीं था और आज अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया। लेकिन चुनाव में नीतीश के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये आरजेडी और कांग्रेस को तय करना है, लेकिन ये भी बीजेपी और अमित शाह ने ही तय कर दिया। बता दें, विपक्ष का वो चेहरा तेजस्वी यादव नहीं है। ये क्या खेल है और क्या सेटिंग है, डिकोड करेंगे आगे। दूसरी सेटिंग पहले जानिए आप, नागपुर में हुई है। बड़े दिनों से खबरें थी, संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत नाराज चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ की तारीफों के पुल बांधे और इन खबरों पर ठंडा पानी डाल दिया। संघ के हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत मिले, काफी देर साथ साथ रहे, बातचीत हुई। लेकिन इस मुलाकात से कोई कैसी भी तूफानी खबर सामने नहीं निकाल पाया। बड़ी और गहरी बातें अक्सर बोलकर नहीं, इशारों ही इशारों में हो जाती हैं। ये सेटिंग कैसे हुई है, ये भी आगे विस्तार से आपको बताएंगे हम। तो आइए शुरुआत करते हैं जनहित की बिहार से, जहां चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम फेस होंगे। आज इस पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने खुद मोहर लगा दी है। लेकिन मैं कहूं कि नीतीश कुमार के सीएम चेहरे के सामने विपक्ष का सीएम फेस तेजस्वी यादव नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव होंगे। तो आप तो जरूर चौंक गए होंगे कि आखिरकार ये कैसे हो गया, ये कब हो गया। महागठबंधन ने तो अपना सीएम अभी तक तय ही नहीं किया, फिर लालू सीएम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन पर तो 6 साल तक चुनाव लड़ने की भी रोक लगी हुई है। यह आप भी जानते हैं कि राजनीति में परसेप्शन बड़ी चीज होता है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन कहा जाता है। इसी परसेप्शन से सब कुछ होता है। तो अब महागठबंधन भले ही नीतीश के सामने तेजस्वी को चेहरा बनाए या ना बनाए, पर बीजेपी ने आज तय कर लिया है कि नीतीश को सीएम चेहरा बनाकर जो भी हमला होगा, जो भी वार होगा, तेजस्वी यादव पर नहीं, बल्कि सीधे निशाना लालू प्रसाद यादव पर साधा जाएगा। तो परिवारवाद, जंगल राज पर जितने भी स्ट्रोक लगाए जाएंगे, वो लालू का चेहरा सामने रखकर ही शॉट खेले जाएंगे। अमित शाह इस रणनीति के सूत्रधार हैं, क्योंकि बनी ये रणनीति सबसे पहले हम इसे ही डिकोड करने जा रहे हैं। पटना में सरकारी कार्यक्रम हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 14 मिनट भाषण दिया। 2025 में भी नीतीश के नारे पर अपनी मोहर लगाई। लालू यादव को खूब कोसा, लेकिन तेजस्वी का जिक्र तक नहीं किया। बिहार के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास। इसी मंच पर शाह से पहले नीतीश कुमार भी बोले। करीब 15 मिनट तक लंबा भाषण दिया। बिहार के लोगों को लालू का जंगल राज याद दिलाया, लेकिन नीतीश ने भी नेता विपक्ष का एक बार भी नाम नहीं लिया। 19 नवंबर 2005 को हम यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। और लोग कहता है मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। और कहीं पढ़ाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था, जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे। इसके बाद गोपालगंज में बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम हुआ। यहां अमित शाह 19 मिनट बोले और बिहार के सामने 2 विकल्पों में से एक चुनने की अपील की। पहला लालू राबड़ी का जंगल राज और दूसरा नीतीश एनडीए का सुशासन राज। यहां भी सिर्फ लालू के दोनों लाल का जिक्र किया, लेकिन सीएम नीतीश के प्रतिद्वंदी तेजस्वी का नाम नहीं लिया। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के
जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है? जाहिर है अब न कोई भ्रम न कोई तकरार, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शाह और नीतीश ने लालू राबड़ी के नाम तो बार बार उछाले, लेकिन तेजस्वी का नाम एक बार भी नहीं लिया। ऐसा क्यों? क्या ये 2025 में बिहार विजय की शाह नीति है? क्या गिरिराज सिंह को सम्राट चौधरी की दी हुई नसीहत जो लीक हुई थी वो दिल्ली से ही आई थी? तो क्या अब इसे बिहार में एनडीए की आधिकारिक लाइन मान लिया जाए कि निशाने पर जंगलराज होगा, लालू राबड़ी होंगे लेकिन तेजस्वी नहीं? क्या बिहार में मुकाबले का नैरेटिव नीतीश बनाम लालू राबड़ी वाला गढ़ा जाएगा? नीतीश बनाम तेजस्वी से बचा जाएगा? 2005 के बाद जब जब लालू बनाम नीतीश की जंग हुई तो जीत नीतीश की हुई। बात जब जब जंगल राज बनाम सुशासन राज की हुई तो बिहार की जनता ने लालू को नकारा और नीतीश को स्वीकारा। क्या यही वजह है कि एनडीए ने सोची समझी रणनीति के तहत तेजस्वी को तरजीह नहीं देने का फैसला लिया है? जवाब के लिए एनडीए के बड़े नेताओं के अगले कुछ और सियासी भाषणों का इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना तय है, एनडीए में नीतीश नाम केवलम। महागठबंधन माहौल बनाने में लगा था कि मोदी और शाह इस बार नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे। ये डर दिखाकर वो नीतीश पर डोरे भी डाल रहे थे। ये एक कोशिश थी कि नीतीश का मन घबरा जाए और वो डर के मारे एक बार फिर से महागठबंधन में आ जाए। लेकिन पहले बिहार बीजेपी के नेताओं ने और अब बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार ने भी साफ कर दिया है कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। इससे पहले नीतीश ने भी अपना वादा फिर से दोहरा दिया कि अब वो इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। वैसे जून 2024 के बाद से नीतीश ये गारंटी कई बार दे चुके हैं। आज फिर बोले कि अब पाला नहीं बदलेंगे। और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? सीधे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हो? इससे पहले जब नीतीश कुमार बोलने आए, उनका स्वागत किन नारों से हुआ वो भी जरा सुनिए। पहले वाली बात होती तो नीतीश असहज हो जाते, लेकिन अब वो बीजेपी की हर नीति और नारे के साथ खुद को सहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश के बाद शाह बोलने आए तो उन्होंने भी पटना की आवाज नागपुर तक पहुंचाने की अपील की। मोदी जी नागपुर में है, नागपुर तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 25 के चुनाव में विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। अपने भाषण में शाह खूब गरजे, लालू राबड़ी राज पर जमकर बरसे। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहाँ पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद। और फिर अपने जुबानी तरकश से वो तीर छोड़ा जो आरजेडी को बहुत चुभता है। जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार है। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद गोपालगंज के कार्यक्रम में भी अमित शाह ने मोदी राज में हुए रामकाज से लेकर राजकाज तक का जिक्र किया। राम मंदिर की राह में रोड़े अटकाने के लिए भी लालू यादव एंड कंपनी को जमकर कोसा।
लालू एंड कंपनी ने बहुत अड़ंगे लगाए। 550 साल के बाद मोदी जी ने रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम किया। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर। और अब बारी माता सीता की है। लालू के परिवारवाद पर भी शाह ने चोट की। वो तमाम घोटाले गिनाए जिनके आरोप लालू परिवार पर लगते हैं। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए। लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? शाह के आरोपों पर लालू परिवार से भी जवाब आया। तेजस्वी ने कहा, शाह सिर्फ जुमलेबाजी करने आए थे। लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे। अभी तो बिहार की चुनावी जंग का आगाज हुआ है। अंजाम जो भी हो, होगा जबरदस्त। सवाल ये कि क्या एनडीए जंगल राज की याद दिलाकर एक बार फिर बिहार के लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब होगा? बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू राबड़ी राज की तुलना जंगल राज से करते हैं और इसके लिए 1990 से लेकर 2005 के बीच बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कारोबारियों के दिन दहाड़े अपहरण की मिसालें दी जाती हैं। उस दौर में हुई राजनीतिक हत्याओं और रंगदारी टैक्स की यादें ताजा की जाती हैं। लालू राज में बिहार में आईएएस जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। उसी दौर में एक आईएएस की पत्नी के रेपकांड ने भी बिहार की बहुत बदनामी करवाई थी। हालांकि अब आरजेडी भी पलटवार करती है। तेजस्वी नीतीश राज को महाजंगल राज बताते हैं। तो अब सवाल है कि बिहार में लालू राबड़ी के राज में ज्यादा अपराध था या फिर उसके बाद जो नीतीश राज की शुरुआत हुई इसमें अपराध ज्यादा बढ़ा? आइए आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताती हूं। बिहार स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक लालू राबड़ी राज में 2001 से 2005 के बीच की अगर बात की जाए तो प्रति लाख जो संज्ञेय अपराध है 119.41 मामले दर्ज हुए, जो नीतीश सरकार में 2016 से 2021 के बीच 210.17 मामलों पर पहुंच गए, मतलब बढ़ोतरी। उस दौर में अपहरण 1 लाख की आबादी पर 2.41 केसेस दर्ज किए गए। नीतीश राज में यह अपहरण के मामले बढ़कर 7.83 केसेस तक पहुंच गए। लालू राबड़ी के राज में रेप की घटनाएं जो हैं वो 1 लाख की आबादी पर करीब 1.03 मामला दर्ज हुआ करता था। नीतीश राज में ये मामूली बढ़ोतरी के साथ 1.12 केसेस पर पहुंच गया और उस दौर में प्रति लाख हत्या के मामले जो हैं वो 4.21 दर्ज हुए, जो नीतीश के दौर में गिरकर 2.44 केसेस पर आ गए। बात अगर दंगों की जाए तो इस मामले में नीतीश का रिकॉर्ड बेहतर है, क्योंकि 2001 से 2005 के बीच प्रति लाख दंगों के मामले 9.82 दर्ज हुए, जो 2016 और 2021 के बीच कम होकर 7.94 रह गए। तो कुल मिलाकर आरजेडी के खिलाफ एनडीए का नैरेटिव सेट हो चुका है। कितना काम करेगा इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। नेता के नाम को लेकर कोई भ्रम नहीं है। तैयारी अब सीट बंटवारे को लेकर हो रही है और इसके लिए सत्ताधारी गठबंधन के घटक दलों की आज एक अहम बैठक हुई। ये जो मीटिंग है वो बिहार पटना में मुख्यमंत्री के आवास पर हुई है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एलजेपी रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत बीजेपी, जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। और बताया जा रहा है कि इसमें चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे को लेकर विस्तार से बात हुई है। इसके बाद एनडीए नेताओं की ग्रुप फोटोग्राफ भी सामने आई। इसमें कुल 18 नेता नजर आ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि सबके चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दी। अब यह कैमरे के सामने की औपचारिकता भर थी या फिर वाकई एनडीए में ऑल इज वेल का यह सबूत है, ये तो फोटो में नजर आ रहे नेता ही जाने। लेकिन एक बात तो तय है, अमित शाह ने अपने 2 दिन के बिहार दौरे में बिहार चुनाव को लेकर बिसात पूरी तरीके से बिछा दी है।
मुख्यमंत्री जी के चेहरे के साथ ही हम लोग चुनाव के रण में उतरेंगे। जो मजबूती आज की तारीख में एनडीए के घटक दलों की एकता की है, मुझे लगता है ये अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए है। आगामी रणनीति पर चर्चा हुई और सब लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ आगे गठबंधन को 2025 के चुनाव की तैयारी के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपस में विचार किया। और अब अगली खबर भी नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। हमारा मानना है कि राजनीति में सारी बातें अपनी जगह, लेकिन किसी की बेवजह चरित्र हत्या करने से बचना चाहिए। ये ठीक नहीं है। आप जानते ही हैं, बिहार में विपक्ष नीतीश कुमार की फिटनेस को लेकर लगातार मुद्दा बना रहा है और ये स्टैब्लिश करने में लगा हुआ है कि नीतीश की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो अब सीएम बनने के लायक नहीं रह गए हैं। एक तस्वीर देखिए आप। पटना में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम के दौरान अमित शाह एक महिला को प्रमाण पत्र दे रहे थे। एक महिला को प्रमाण पत्र। नीतीश अमित शाह के बिल्कुल बराबर में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ से उस महिला का कंधा पकड़कर उसे सीधा करना चाहा। नीतीश दरअसल चाह ये रहे थे कि महिला जो है वो सीधी खड़ी हो जाए ताकि फोटो में उनका चेहरा सामने आए, जो घूंघट की वजह से कैमरे में आ नहीं पा रहा था। अमित शाह ने कहना भी चाहा कि रहने दीजिए आप, लेकिन नीतीश चाहते थे कि सम्मान लेने वाली जो महिला है उसकी फोटो आ जानी चाहिए। सम्राट चौधरी ने भी नीतीश से कहना चाहा कि रहने दीजिए। खैर, ये जो फोटो सामने आई, इसके बाद महिला तो आगे निकल गई, अपना डमी चेक वो लेना भूल गई और फिर आगे चलकर उससे बाद में वो चेक लिया। लेकिन इस वीडियो को आरजेडी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर किस नैरेटिव के साथ पोस्ट किया और उसमें क्या लिखा, अब जरा वो भी पढ़ लीजिए आप। दरअसल एक पोस्ट में आरजेडी की तरफ से लिखा गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे एक महिला को आपत्तिजनक तरीके से अपनी तरफ खींच रहे थे। आगे लिखा गया, 2005 से पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसा करता था जी। दूसरी पोस्ट में आरजेडी की तरफ से लिखा गया, अब तो ये रोज का हो गया है, किसी ना किसी को रोज आगे बढ़कर रोकना पड़ता है। सहकारिता के उस मंच पर एक महिला विशेष के साथ क्या हुआ, मैं उस पर टिप्पणी ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो पूरे बिहार की अब चिंता है। लेकिन चिंता आपके झूठ की भी है। कितना झूठ, कब तक झूठ। और एक आखिरी बात कहता हूं, अगर कर्पूरी, लालू, मुलायम सिंह, कांसीराम का दौर नहीं होता ना अमित शाह जी, तो भाजपा में आप हाशिए पे होते और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार नहीं किया जाता। ये कंट्रीब्यूशन तब तक आप नहीं समझेंगे जब तक बहुजन धारा की चिंता और चिंतन से वाकिफ नहीं होंगे। दरअसल एबीपी न्यूज इस महिला से संपर्क की कोशिश में है और जैसे ही संपर्क होगा उनका पक्ष भी हम आपके सामने रखेंगे। उनसे पूछकर हम आपको बताएंगे कि क्या नीतीश कुमार के इस व्यवहार से उन्हें कुछ असहज लगा था क्या। लेकिन हमें लगता है राजनीति में ऐसे आरोप लगाते वक्त थोड़ा संवेदनशील जरूर होना चाहिए। कोई भी महिला किसी की पत्नी, किसी की मां है, किसी तस्वीर को देखकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा साधने के लिए जल्दबाजी में उसकी ऐसी व्याख्या करने से बचना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर बिहार से ही है। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला, जबकि अध्यक्ष पद पर आरएसएस की स्टूडेंट विंग, एबीवीपी और 2 पदों पर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने जीत दर्ज की है। तो अब सवाल यह कि छात्र संघ चुनाव के नतीजे 2025 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर हैं। आइए देखते हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। शनिवार देर रात नतीजे आए तो अध्यक्ष पद एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने बाजी मार ली। ये 107 साल के इतिहास में पहली बार था कि पीयूएसयू अध्यक्ष पद पर किसी छात्रा ने जीत का परचम लहराया। एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी 603 वोट से जीती। उन्हें कुल 3524 वोट मिले, जबकि वहीं दूसरे नंबर पर एनएसयूआई के मनोरंजन राजा रहे। उन्हें 2921 वोट मिले। हम ठीक करेंगे या 5 काम, द 5 P प्रिंसिपल्स, परीक्षा, परिसर, पाठ्यक्रम, परिणाम और प्रवेश मूलभूत मुद्दे हैं, जैसे छात्रावास का खुलना हो गया या फिर एक जो प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए हमारे कैंपस को, इन सब के ऊपर काम किया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव की इस बार सबसे बड़ी खासियत ये रही कि 5 प्रमुख पदों में से 3 पर छात्राओं का कब्जा रहा है।
एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी अध्यक्ष बनी तो निर्दलीय उम्मीदवार धीरज कुमार उपाध्यक्ष बने। निर्दलीय उम्मीदवार सलोनी राज महासचिव बने। एनएसयूआई के रोहन सिंह संयुक्त सचिव बने। वहीं एनएसयूआई की सौम्या श्रीवास्तव ने कोषाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। बता दें कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प रहा। सभी उम्मीदवारों ने यूनिवर्सिटी के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। अब चुनावी नतीजों के बाद उन्हें पूरा करने की बारी है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे की। बड़े दिनों से लोग बेचैन थे कि प्रधानमंत्री नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर्स क्यों जा रहे हैं। इस दौरे की वजह क्या है? क्या ये दौरा संघ और बीजेपी में दूरियां मिटाने का कोई प्रयास, कोई कोशिश है? क्या मोदी के इस दौरे में नए बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय होने वाला है? ये सवाल लोगों के दिमाग में चल रहे थे, लेकिन देश के सारे खबरची आज प्रधानमंत्री के नागपुर दौरे से कोई खबर निकाल ही नहीं सके। प्रधानमंत्री के भाषण, उनके हाव भाव और संघ प्रमुख के साथ उनकी केमिस्ट्री से ऐसा कोई एंगल नहीं निकला जिससे संघ और बीजेपी के रिश्तों पर कोई हेडलाइंस निकाली जा सके। तो आप भी प्रधानमंत्री का ये दौरा देखिए, उन्हें सुनिए और फिर देखिए कि कुछ खबर इसमें निकलती है या नहीं। साल था 1987 जब संघ प्रचारक नरेंद्र मोदी को नागपुर की इसी आरएसएस मुख्यालय से अनुमति या कहें आदेश मिला था कि अब बीजेपी में जाकर काम करें। फिर साल 2013 जब नरेंद्र मोदी उसी बीजेपी की ओर से देश के पीएम उम्मीदवार तय हो चुके थे और संघ का आशीर्वाद लेने फिर इसी मुख्यालय पहुंचे थे। और अब 30 मार्च 2025 का दिन जब नरेंद्र मोदी पूरे 12 साल बाद एक बार फिर संघ मुख्यालय पहुंचे, बतौर देश के प्रधानमंत्री, बतौर एक संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री और स्वयंसेवक मोदी का स्वागत खुद सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने किया। वर्षों पहले तक बतौर प्रचारक, बतौर स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी का यहां आना बहुत आम था। मोदी नंगे पैर पूरे परिसर में घूमे। सबसे पहले संघ के संस्थापक, पहले सरसंचालक डॉक्टर हेडगेवार को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दूसरे सरसंचालक गुरु गोलवरकर को नमन किया, उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मोहन भागवत पूरे वक्त मोदी के साथ थे। बीच बीच में मोदी और भागवत कुछ चर्चा भी करते दिखे। हाव भाव से कहीं कोई तनाव नहीं दिखा, जैसा कुछ दिनों से खबरों में चल रहा था। ऐसा भी नहीं लगा मानो ये दोनों किसी बड़े और गंभीर या राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हों। सामान्य चर्चा के भाव दिखे। इसके बाद मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय की विजिटर बुक में पहला संदेश भी लिखा। उन्होंने लिखा, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी और पूज्य गुरु जी को शत शत नमन। उनकी स्मृतियों को संजोते इस स्मृति मंदिर में आकर अभिभूत हूं। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्यों को समर्पित यह स्थली हमें राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संघ के इन दोनों मजबूत स्तंभों की यह स्थली देश की सेवा में समर्पित लाखों स्वयंसेवकों के लिए ऊर्जा पुंज है। हमारे प्रयासों से मां भारती का गौरव सदा बढ़ता रहे। संघ मुख्यालय से पीएम मोदी डॉक्टर आंबेडकर की दीक्षा भूमि गए। ये वो जगह है जहां डॉक्टर आंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। आंबेडकर को नमन करके पीएम मोदी फिर से संघ के बीच पहुंचे। उन्होंने 517 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की नई इमारत की आधारशिला रखी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहकर अपना संबोधन छोटा कर दिया कि वो खुद पीएम को सुनना चाहते हैं। आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच ज्यादा खड़ा न रहते हुए, क्योंकि उनको सुनने की आज मुझे भी उत्सुकता है, मैं मेरे शब्द को विराम देता हूं। प्रधानमंत्री आमतौर पर सामने बैठे लोगों को देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन आज उन्होंने साथियों कहकर संबोधित किया। परम पूजनीय सरसंघचालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी, अन्य महानुभाव और उपस्थित सभी वरिष्ठ साथी,
प्रधानमंत्री पूरे 35 मिनट बोले, जिसमें कई बार उन्होंने संघ के राष्ट्र, समाज और संस्कृति कल्याण के मिशन और स्वयंसेवकों के सेवा भाव की प्रशंसा की। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। प्रधानमंत्री ने संघ के कई संगठनों का जिक्र करते हुए कहा, सब देश के लिए तपस्या कर रहे हैं। हालांकि कोई चाहे तो अर्थ निकाल सकता है कि संघ से जो लोग राजनीति में गए, उनका भी जीवन तपस्या भरा है। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है, और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया और मोहन भागवत ने जिस भाव से सुना, उससे कहीं कोई झलक ऐसी सामने नहीं आई कि कोई दरार है, दूरी है, कोई मनमुटाव है। जहां सेवा कार्य वहां स्वयं सेवक। हमारे तो हृदय में बसा है, सेवा है अग्निकुंड समीधा सम हम चले, देह महासागर में सरित रूप हम मिले। प्रधानमंत्री इससे पहले एक पॉडकास्ट में भी कह चुके हैं कि संघ ने उन्हें जीवन की दिशा दी है और उन्हें स्वयं सेवक होने पर गर्व है। मोदी के आज के दौरे और संबोधन में भी यही संदेश दिखा कि राजनीतिक अटकलें जो भी हो, संघ से स्वयं सेवक का रिश्ता मजबूत है। और आज से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज ही रमजान के पवित्र महीने का समापन भी हो गया है और अब कल यानी सोमवार के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसके बाद रामनवमी है, हनुमान जयंती आएगी और फिर ईस्टर है, अक्षय तृतीया भी मनाई जाएगी। यानी अप्रैल भर पूरा महीना फेस्टिव सीजन चलता रहेगा। लेकिन त्योहारों के इस मौसम में ही अमन चैन का टेस्ट भी तो होना है ना। ऐसा कहने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ रही है, आगे बताऊंगी आपको क्यों कह रही हूं। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए आप, आज मन की बात कार्यक्रम में त्योहारों के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संदेश क्या दिया है। विविधता भरे हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अगले कुछ दिन में असम में रोंगाली बिहू, बंगाल में पोइला बोईशाख, कश्मीर में नवरेह का उत्सव मनाया जाएगा। इसी तरह 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की जबरदस्त धूम दिखेगी। इसे लेकर भी उत्साह का माहौल है और ईद का त्योहार तो आ ही रहा है। यानी ये पूरा महीना त्योहारों का है, पर्वों का है। मैं देश के लोगों को इन त्योहारों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे ये त्योहार भले ही अलग अलग क्षेत्रों में हो,
लेकिन ये दिखाते हैं कि भारत की विविधता में भी कैसे एकता पिरोई हुई है। इस एकता की भावना को हमें निरंतर मजबूत करते चलना है। तो विविधता में एकता की भावना को देश के पर्व त्योहार कैसे मजबूत करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यही देशवासियों को समझाने की कोशिश की। लेकिन ये बातें शायद कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आती हैं, या यूं कहें कि जानबूझकर लोग समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि ईद और रामनवमी से पहले जैसे भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं ना, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो एक बार फिर त्योहारों से पहले तनाव पैदा करने की ओर इशारा कर रही हैं। एक तरफ यूपी में मनाही के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ने की चुनौती देते मौलाना, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। दूसरी ओर खुलेआम तलवार बांटकर तेवर दिखा रहे बीजेपी सांसद। आज सनातन धर्म पर चौतरफा हमला हो रहा है। हमारे धर्म पर पथराव होता है कि नहीं होता है? सच्चाई है कि आज भी हो रहा है। ईद से ठीक पहले मुसलमानों को हक छिन जाने का डर दिखा रहे ये जनाब है मौलाना तौकीर रजा। हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। और रामनवमी से पहले सनातन पर संकट की बात करने वाले सांसद का पूरा नाम है मनीष जायसवाल। पथराव किया है, कभी किसी धर्म पर पथराव किया है? सच्चाई है कि आज भी हो रहा है हमारे धर्म पर पथराव। सबसे पहले बात इन्हीं की करते हैं, झारखंड के हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल की, जिन्होंने रामनवमी से पहले अपने लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग में एक अभियान के तहत अस्त्र शस्त्र वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया। जगह जगह तंबू लगाकर तलवारें और लाठियां बांट डाली, ये कहते हुए कि हिंदू खतरे में है और नई पीढ़ी के नौजवानों को भी ये खतरा भांप लेना चाहिए। तो हम अपने धर्म के प्रति जागरूकता लाने की जरूरत है। हमको हमारे बाप दादा ने जो सिखाया, हमने जो देखा, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा बाल बच्चा वो चीज भी देखे, वही चीज सीखे, तभी सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ेगा। तो ये जो अस्त्र शस्त्र का जो परंपरा हमारा रहा है, ये बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और आज सभी अखाड़ों को जो है हम लोग ये दंड और तलवार भेंट करने के लिए आए हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि अभी रामनवमी में 7-8 दिन है। अपने इस दंड और खड़ग वितरण कार्यक्रम में बीजेपी सांसद ने इशारों में बता दिया कि जरूरत पड़ने पर यह डंडा चलाना किस पर है। और हमारे यहाँ जो सांप है उस पर भी ये डंडा जो है कारगर सिद्ध होगा। दरअसल बीते मंगलवार को ही हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। उस घटना के बाद से तनाव का माहौल, लेकिन त्योहार से पहले तलवार और डंडे क्यों बांटे जा रहे हैं, ये बताने की बजाय बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि झारखंड के हालात बीते दौर के कश्मीर की तरह होते जा रहे हैं। एक समय था जब कश्मीर में पत्थरबाजी चरम पर था, आज है क्या? सरकार की इच्छा शक्ति थी, उसने रोक दिया। जब आप वोट बैंक की राजनीति सामान्य समय में भी करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को खराब होने से कोई रोक नहीं सकता है। वहीं विरोधी दलों का आरोप है कि इस तरह तलवारें बांटकर बीजेपी सांसद न सिर्फ नौजवानों का भविष्य चौपट कर रहे हैं, बल्कि धार्मिक तनाव भी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी सांसद की तलवारबाजी सहयोगी दलों को भी पसंद नहीं आ रही, वो भी नसीहत दे रहे हैं। बीजेपी किस तरह से नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। बीजेपी के हजारीबाग के माननीय सांसद तलवार और लाठी बांटने की बात कर रहे हैं, हाथ में कलम और नौकरी बांटने की बात कब करेंगे बीजेपी? हजारीबाग में अप्रिय घटना घटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए, किसी को उकसाया जाए। हमें लगता है कि कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। वहीं बात भड़काऊ तकरीरों के लिए पहले से कुख्यात मौलाना तौकीर रजा की करें तो तौकीर ने यूपी में ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगी पाबंदी को सीधा चैलेंज दे दिया है। तौकीर रजा ने कह दिया है कि वो सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, फिर चाहे जो हो जाए। मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात, और वहाँ मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है, तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया
मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। हालांकि यूपी सरकार की ओर से पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि ईद के मौके पर होने वाली नमाज सड़कों की बजाय सिर्फ मस्जिदों और ईदगाह में होगी, जबकि आदेश का पालन करवाने के लिए यूपी के तमाम शहरों में प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है। सरकार की अपील के बाद मुस्लिम समाज के कई संगठन भी सड़कों पर नमाज न पढ़ने के लिए राजी हैं। उलमा की तरफ से भी अपील की जा रही है और के बाहर रोडों पर सड़कों पर नमाज न पढ़ें, ईदगाह परिसर में ही नमाज पढ़ें। मस्जिदों की तादाद को इसीलिए बढ़ाया गया है और जगह जगह हमने इसके प्रचार के लिए पोस्टर, पंफलेट, बैनर वगैरह लगाए हैं, जिससे कि सब आदमियों को इस बात की पता चल जाए नमाजियों को कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन योगी सरकार के आदेश पर मुस्लिम समाज की ये रजामंदी तौकीर रजा ही नहीं, बल्कि यूपी से दूर बैठे कुछ मुस्लिम नेताओं को भी रास नहीं आ रही। मुझे अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली तो यकीन मानो मैं सड़क पे नमाज पढ़ूंगा। ईद की नमाज इंपॉर्टेंट है, घर में तो नहीं पढ़ सकते वो नमाज को, मैं रास्ते पे नमाज पढ़ूंगा। पुलिस प्रशासन जो करना है केस करे, अंदर डालना है डाल दे। हालांकि मुसलमानों की नाराजगी नवरात्र से पहले मीट मटन की दुकानों पर पाबंदी लगाने की मांग पर भी है, जो दिल्ली से होते हुए यूपी तक पहुंच गई। यूपी सरकार ने भी धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर रोक के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन धार्मिक आस्था से जुड़े मामले में हो रही राजनीति माहौल को संभालने की बजाय बिगाड़ने की कोशिश में दिख रही है। और अब बात करेंगे नेपाल में राजशाही के लिए हो रहे संग्राम की। नेपाल की जो पहचान था, हिंदू राष्ट्र का पहचान, ये समाप्त हुआ है। हमारा नहीं, ये समग्र सब जनता का यही चाह है, नेपाल में राजा सहित का प्रजातंत्र र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जो लोकतंत्र के आवरण में जो लूटतंत्र चल रहा है, इसके विकल्प खोज रहे हैं। वैदिक सनातन हिन्दू राज्य नेपाल कायम गरेर छाडिनेछ। पंद्रह जून 1215 की तारीख थी। इंग्लैंड के बैरन यानी नोबेल ने किंग जॉन को एक चार्टर सौंपा, जिसे मैग्ना कार्टा और ग्रेट चार्टर भी कहा जाता है। इस चार्टर के जरिए राजा की जवाबदेही तय की गई। 800 साल से ज्यादा पुरानी यही घटना लोकतंत्र की नींव साबित हुई, जिस पर लोकतंत्र की दीवार को खड़े होने में कई शताब्दियां लग गईं। परिणाम स्वरूप अमेरिका दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में आज दुनिया में हमारे सामने है। उसी अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया: लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। मौजूदा दौर की जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे बेहतर माना गया है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। खुद हमारा देश भारत इसकी एक शानदार मिसाल है। लेकिन भारत का ही पड़ोसी देश है नेपाल, और नेपाल में इसी डेमोक्रेसी पर सवालिया निशान है। खुद जनता लोकशाही के लिए विद्रोह का बिगुल फूंक रही, लोकशाही के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक रही है। 17 साल पुरानी राजशाही को वापस लेने के लिए जनता बेकरार है, और जिस लोकशाही के लिए नेपाल की जनता ने न जाने कितना लंबा संघर्ष किया था, आखिर उसी डेमोक्रेसी से इतनी जल्दी जनता का भरोसा कैसे उठ गया? जनहित स्पेशल में आज हम आपको यही समझाने वाले हैं। तो आपको बताएंगे, ये पहले तस्वीरें आप देखिए, 28 मार्च की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारी और मौजूदा सिस्टम आमने सामने था। प्रदर्शनकारी नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी चाहते हैं। इसी मांग ने तब हिंसक शक्ल ले ली जब सुरक्षा बलों की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, और इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने भी जवाबी हिंसा की। कई दुकानों को, कई वाहनों को, सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। हालात को काबू में करने के लिए वहां कर्फ्यू तक लगाना पड़ा।
काठमांडू में हिंसा की आग अभी बुझ गई है, लेकिन हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी की ज्वाला लगातार जनता के दिल में धधक रही है, जो नेपाल की फिजा में अब साफ साफ धुएं के गुबार की तरह दिखाई पड़ रही है। शुक्रवार को हिंसक झड़प भी हुई थी, लेकिन फिलहाल शांति है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, आंदोलन अभी भी जारी रहेगा तब तक जब तक नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल जाता। फिलहाल हम नेपाल के एक रिहायशी इलाके में पहुंचे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग खड़े हुए, इन लोगों से बात कर लेते हैं। नेपाल की जो पहचान था, हिंदू राष्ट्र का पहचान, ये समाप्त हुआ है। इसलिए हम इसको परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम भी नहीं, सारे नेपाली जनता जो जागरूक हो चुके हैं कि ये जो लोकतंत्र के आवरण में जो लूटतंत्र चल रहा है, इसके विकल्प खोज रहे हैं। ये तो पहचान था ना, विश्व का 150 करोड़ हिंदुओं का एक आस्था का केंद्र एक नेपाल, एक हिंदू राष्ट्र पहचान था ना, वो भी ये लोग ने बेचकर खा दिया। 81% हिंदू है नेपाल में, तो फिर भी अभी धर्मनिरपेक्ष कैसे ले रहा है? इसलिए हमारा नहीं, समग्र सब जनता का यही चाह है, नेपाल में राजा सहित का प्रजातंत्र और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसके मैं नहीं सारा नेपाली इसके सपोर्टने में है। 82% नेपाल में हिंदू है, इसलिए सब ओमकार परिवार है, इसलिए हम सब नेपाली लोग हिंदू राष्ट्र और राजा सहित के हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में। जनता उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, जनता मत दिया, देने का बाद अभी जो 16 वर्ष के अंतराल में जो राज संस्था था, राज संस्था में उद्योग कल कारखाना सब था, धर्म संस्कार संस्कृति हम सब पूर्वी दर्शन, पूर्वी सभ्यता, पूर्वी संस्कार में चलने लोग अभी अधर्मी विधर्मी सब ऐसे पार्लियामेंट में बैठकर जितने जनता को ऊपर शोषण कर रहे हैं। ये तो जनता नहीं तो चुनाव में जी जनता ने चुना होगा उनको, जनता प्राइम मिनिस्टर को चुना नहीं। अभी हम सबको मांग है कार्यकारी प्रधानमंत्री, जो प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमंत्री, जनता से मत लो और राष्ट्रपति के जगह में राजा अभिभावक में रहो। लोकतंत्र जो है, लोकशाही, उसे लोगों की आवाज माना जाता है, लेकिन लोग ही लोकशाही के विरोध में, राजशाही की वकालत में नेपाल में जुटे हुए हैं। नेपाल की जनता दो हिस्सों में बंट चुकी है और अब नेपाल में दो चेहरे सामने हैं। पहला पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का, दूसरा मौजूदा वामपंथी सरकार का। शुरुआत पहले किरदार यानी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह से करेंगे। नेपाल में लोकशाही 17 साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन इसके खिलाफ विद्रोह का बिगुल बीते 2-3 हफ्तों से ही तेज हो रहा है। 9 मार्च की तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं 9 मार्च काठमांडू एयरपोर्ट की। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पोखरा से लौटे। राजा को रिसीव करने के लिए हजारों की संख्या में जो राजशाही के समर्थक थे एयरपोर्ट पर पहुंच गए। नेपाल की राजधानी में तो बिल्कुल जाम जैसे हालात बन गए थे। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के काठमांडू पहुंचने के 20 दिन बाद राजशाही समर्थकों ने वहां एक बड़ी रैली बुलाई। फिर भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ज्ञानेंद्र शाह के पोस्टर नजर आ रहे थे। राजा आओ, देश बचाओ, इस तरीके के नारे जो हैं वो पोस्टर्स पर लहरा रहे थे। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, हमें राजशाही वापस चाहिए, इस तरीके के नारे जो हैं वो नेपाल की फिजाओं में गूंज रहे थे। अब राजशाही की इसी मांग को कुचलने के लिए नेपाल की जो मौजूदा वामपंथी सरकार है उसने सड़कों पर फौज को उतारा और इसके बाद काठमांडू में जो हुआ वो तो आप पहले ही देख चुके हैं। विद्रोह को कुचलने का आदेश मौजूदा वामपंथी सरकार की तरफ से दिया गया। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की, वहां मौजूद सामान को आग के हवाले कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है ये सब कुछ राजा के इशारे पर हो रहा है। और ये नेपाल के राजावादी गुंडों ने ये जो आगजनी किया है, जो विध्वंस किया है, ये राजतंत्र का चरित्र ही है। संसार भर भी ऐसा ही है, नेपाल में भी ऐसा ही है। और शताब्दियों से नेपाल में जो शासन कर रहे थे तो उन लोगों ने ये सब विध्वंस किया गया है। ये लोकतंत्र विरोधी, गणतंत्र विरोधी, जनता विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्व है ना। जनता का कोई खास सरोकार नहीं है। कुछ लोग जो निश्चित स्वार्थ के लिए, निश्चित उद्देश्य के लिए वो काम कर रहे हैं, वो लोग, उन लोगों का ये सब चीज है। नेपाल की मौजूदा वामपंथी सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नेपाल सरकार की तरफ से ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा में कटौती की गई है। 28 मार्च को हुई हिंसा को लेकर ज्ञानेंद्र शाह को एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें उन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का जिम्मेदार कहा गया है। 7,93,000 नेपाली रुपए हर जाने के तौर पर उनसे चुकाने को कहा गया है। नेपाल में चल रही इस उथल पुथल के लिए सरकार ज्ञानेंद्र शाह को जिम्मेदार ठहरा रही है। वो आखिर हैं
अब वो भी विस्तार से जानिए। ज्ञानेंद्र शाह साल 2002 में नेपाल की राजगद्दी पर बैठे। 2005 तक बिना राजनीतिक शक्तियों के संवैधानिक राज्य प्रमुख के रूप में शासन किया। उसके बाद उन्होंने सरकार और संसद को भंग कर पूर्ण सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। आपातकाल की घोषणा कर दी थी। सेना का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। फिर 2006 में राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद ज्ञानेंद्र शाह पद छोड़ने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने बहुदलीय सरकार को सत्ता सौंपी। 2008 में संसद ने राजशाही को समाप्त करने के लिए मतदान किया। एक दशक तक चले गृह युद्ध के बाद लोकशाही नेपाल में स्थापित हुई। और अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई जिन ज्ञानेंद्र शाह को नेपाल की जनता ने खुद ही उखाड़ फेंका था, 17 साल बाद अब जनता जो है फिर क्यों सिर आंखों पर बिठाने को ज्ञानेंद्र शाह को इतनी बेचैन हो रही है? जो ज्ञानेंद्र शाह 2 दशक पहले तक खलनायक, वो अब अचानक से नायक कैसे बन रहा है? दरअसल बीते 17 साल में नेपाल में अस्थिर सरकारों का दौर रहा। 13 अलग अलग सरकारें बन चुकी हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कमजोर होने की वजह से जनता का जो भरोसा है वो इस सरकार से टूट रहा है। महंगाई ले लीजिए आप, बेरोजगारी, आर्थिक हालात नेपाल में बद से बदतर हो चुके हैं। इसीलिए जनता इतनी परेशान है। नेपाल की 80% से ज्यादा हिंदू आबादी है, लेकिन लोकशाही की स्थापना के बाद से जो डेमोग्राफी है वो लगातार बदल रही है। दावा तो यह किया जा रहा है कि वामपंथी सरकार में ईसाई आबादी में काफी इजाफा हो गया है। राजशाही समर्थक नेपाल की मूल पहचान बदलने को लेकर भी इस सरकार से नाराज हैं। नेपाल में नास्तिकता फैलाने के लिए, नेपाल के संस्कृति को कमजोर बनाने के लिए, नेपाल का संरचना को ध्वस्त करने के लिए जिस तरह से फंडिंग हुआ था उसके जग में ये परिवर्तन हुआ था। और ये बात अभी नेपाल और नेपाल की जनता को ये बोध होने लगा है। अब ये आंदोलन को उस समय तक इसको निरंतरता देना है जब तक इस मुल्क में राजा सहित का प्रजातंत्र और वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य जब तक स्थापना नहीं होता है, ये आंदोलन निरंतर रूप में जारी रहेगा। अच्छा, ये जो नेपाल में लोकतंत्र के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है, इसके पीछे एक बड़ी वजह चीन भी माना जा रहा है। दरअसल वामपंथी सरकार लोगों की आवाज बनने की बजाय चीन की कठपुतली बन गई है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं नेपाल के। चीन नेपाल में लगातार दखल दे रहा है। कर्ज देकर चीन लगातार नेपाल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। चीन का विस्तारवादी एजेंडा हम सब वाकिफ हैं, उसी को चीन नेपाल में भी धार दे रहा है। अक्टूबर 2024 में नेपाल के हुमला जिले के कई क्षेत्रों में चीन के अतिक्रमण की खबर सामने आई। स्थानीय लोगों का दावा है कि चीन ने उनके इलाके में जो कंटीले तार होते हैं, कंक्रीट की इमारतें होती हैं, वो खड़ी कर दी हैं। चीन की चाल जो है वो कहीं ना कहीं आवाम समझ रही है। लोकशाही के लिए जिस उन्होंने संघर्ष किया वो लोकशाही चीन के आगे घुटने टेक चुकी है, इसीलिए लोगों में नाराजगी है। भारत के साथ नेपाल का बेटी और रोटी वाला रिश्ता है, लेकिन बीते कुछ साल से वामपंथी सरकार ने इन रिश्तों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लिपुलेख काला पानी विवाद के जरिए विवाद खड़ा किया गया भारत और नेपाल के बीच। चीन के इस ट्रैप में श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक सब फंसे हैं। कर्ज की आड़ में चीन की मनमानी दुनिया देख चुकी है। नेपाल की जनता आने वाले संकट को समझ रही है, इसीलिए कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतर आई है और विकल्प के तौर पर फिलहाल राजशाही ही नेपाल की जनता को नजर आ रही है। और अब वक्त हो गया है जनहित में आज के जनहित मंत्र का। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, दूसरों में दोष ना ढूंढें, अपना चरित्र मजबूत बनाएं तो संसार खुद पवित्र हो जाएगा। जनहित में आज इतना ही। एबीपी न्यूज पर मुझे इजाजत दीजिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।